हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने चल रहे हैं इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स में बच्चों हम डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही टॉपिक के पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे। और आपका जो इंटीग्रल्स को लेकर के एक डर बना हुआ है या किसी को बहुत कंफ्यूजन है, ये सीरीज पूरी कंप्लीट करने के बाद उसको इंटीग्रेशन पर कॉन्फिडेंस आएगा और इंटीग्रल्स के क्वेश्चन आप बोर्ड में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर है। कह रहा है -1 to 1 mod x अपॉन x dx वेयर x इज नॉट इक्वल टू। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जिसमें जो प्रॉपर्टी लग रही होगी वो मैं प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो वैसे डायरेक्ट आप जब समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको दिखता है -a to a, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, पहले उसको ध्यान दो और उस प्रॉपर्टी को समझो। ठीक है ना। पेपर में ये नहीं लिखना है, एमसीक्यू है, आप तो डायरेक्ट करोगे। ठीक है ना। तो अब प्रॉपर्टी क्या है, -a to a fx dx। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा 2 × 0 to a fx dx if fx is an even function, if fx is an even function, if fx is an even function। ठीक है। और इसका आंसर होगा 0 if fx is an odd function। ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इवन और ऑड फंक्शंस। ठीक है ना। तो पहले हम इवन फंक्शन को समझ लेते हैं। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करो, इफ f -x इज इक्वल टू fx, इफ f -x इज इक्वल टू fx, then fx is even, then fx is an even function। मतलब फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, x को किससे रिप्लेस करना है, -x से, और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है ना। और जब आपने प्रूफ कर लिया फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, 2 × 0 to a fx dx हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी लगती है तो हम लगाएंगे। ठीक है ना। ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इफ f -x is -fx, then fx is an odd function। क्लियर हुई बात। ठीक है ना। इस तरीके से पहले आपको चेक करना है, फिर सॉल्व करना है। ज्यादातर बच्चों अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन ही होता है, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको चेक करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो अगर हम इसे चेक करें कि भाई इवन और ऑड फंक्शन है या नहीं, तो जो ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन है इसे हम fx सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ इतना डिटेल नहीं लिखना, बस आपको प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। मॉड x अपॉन x हो गया, हमने x की जगह बच्चों -x रिप्लेस किया, तो -x मॉड अपॉन -x का मॉड x होता है। ठीक है ना, यानी मॉड x ही होगा, और नीचे आ गया -x। पूरा सिंप्लीफाई करूं तो क्या ये बन गया -mod x अपॉन x, यानी क्या ये -fx के बराबर हो गया। ठीक है। अगर -fx के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या होगा, 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया 0। ठीक है ना। क्लियर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लो, बड़े क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी लगती है। फिर उसके बाद उसका आंसर कोई जरूरी नहीं 0 हो, वो जाएगा आपका 2 × 0 to fx dx, फिर कोई और प्रॉपर्टी लगे या सिंपल इंडेफिनिट से सॉल्व होगा। ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेट करना है हमें x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। जैसे मान लो cos x को टी पुट करो तो साइन का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस है। ज्यादातर क्या होता है
अगर x प्लस यानी एलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री या माइनस ट्रिग्नोमेट्री साथ में हो तो हमेशा पहले सिंप्लीफिकेशन सोचनी चाहिए कि क्या इन्हें कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर यहां नहीं लगेगी जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो समझ जाओ कि यहां पर फॉर्मूला जरूर लगने वाला है। कौन सा है? 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है ना। मैक्सिमम चांस है कि ये फॉर्मूला जरूर यहां अप्लाई होगा। क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमने क्या किया भाई, डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में हम चेंज करने चल रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स को, तो साइन को भी हाफ एंगल में चेंज करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तभी सॉल्व होगी जब उनके एंगल सेम होंगे। ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने इस इंटीग्रेशन में, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज, साइन एक्स को बदल दिया बच्चों 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर है। अब क्या करो, एलसीएम सेपरेट करो। ठीक है, सॉरी एक मैंने यहां गलती कर दी, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर है। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इस कॉस को कट करेगा, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम सेपरेट करना पड़ेगा। एलसीएम को सेपरेट कर दो, यह आ गया x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 and 2 कैंसिल आउट, कॉस से सिंगल कॉस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, कितना आ गया हमारे पास 10 एक्स बाई 2 dx, हमारे पास आ गया 10 एक्स बाई 2 dx। क्लियर है। 1 अपॉन 2 एज इट इज, जो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस इसको हमने अभी एज इट इज रखा हुआ है 10 एक्स बाई 2 dx। क्लियर है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि भाई बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहां तो बाई पार्ट्स लगेगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 कहां जाएगा, जरा इसको समझते हैं। तो आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रा पहले आती है, ये फर्स्ट हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, ये सेकंड हो गया। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x बाई 2। अगर 10x बाई 2 हो रहा है बेटा इंटीग्रेशन, तो सीधा हिंट है कि इसको कुछ मत करो, क्योंकि ये यहां मिल रहा है इंटीग्रेशन। समझ गए, करेक्ट है। तो आप इसको एज इट इज रहने दोगे, सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप बचाना है तो आप इसको छोड़ दो, ज्यादा बेटर है कि अगर इसकी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रही है। या बहुत ही शॉर्टकट में बात करें तो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव करो तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही रहने दो इसे। ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं अपने पहले पार्ट पर। 1 अपॉन 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, और प्रॉपर लिखना है आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, यही कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 2 एज इट इज, x एज इट इज। अब देखो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन आप करने चल रहे हो। ठीक है ना। तो जो x है, जो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, अगर x को कोई लीनियर फंक्शन ही रिप्लेस करता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। तो क्या लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। जो आपका सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है 10x, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देखो
सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x यानी 10x/2। तो नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x से। अगर x नहीं है, x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है, तो आपको उसके कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 1, और इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया हमारे पास 10x/2 अपॉन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलिए, ये 2 ऊपर आया, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये आ गया x इंटू 10x/2, ये हाफ और ये हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया माइनस 10x/2, ठीक है ना, 10x/2 dx, इंटीग्रेशन इसकी हो गई, और प्लस 10x/2 dx। अब जरा ध्यान दो, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? माइनस 10x/2 प्लस 10x/2, इसलिए उसको आपने सॉल्व नहीं किया था, और सॉल्व कर लेते तो यहां भी सॉल्व होता और वो भी सॉल्यूशन कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया I इज इक्वल टू x 10 x/2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/4 dx अपॉन कॉस क्यूब x इंटू रूट 2 साइन 2x, ठीक है ना, 2 sin 2x। क्लियर है? अच्छा, कॉस है और डिनोमिनेटर में है, अगर कॉस है डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो चांस क्या है, सीकेंट स्क्वायर बना लेना चाहिए, और सीकेंट अगर आएगा, मतलब अगर एक कॉस को अलग करो तो सीकेंट स्क्वायर है, जस्ट हिंट है कि ऐसा हो जाएगा। तो यानी टेन थीटा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, टेन थीटा बनना चाहिए। अब देखो कैसे हम टेन थीटा बनाएंगे, इसको समझते हैं। अगर सीकेंट है तो टेन जरूर होना चाहिए। तो ये सब जब जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग बोलेगा कि अब क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने करोगे, तो 0 से π/4 1 अपॉन, ये हमारे पास हो गया cos क्यूब x। हमने क्या किया, जो ये 2 sin 2x है, 2 एज इट इज, sin 2x को ओपन कर दिया फॉर्मूले से, जो कि है 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। 2 इंटू 2 बच्चों 4 हो गया, 4 का रूट हो गया 2, और 2 को ले आओ इंटीग्रेशन से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से π/4 हो गया। यहां हमारे पास आ गया cos क्यूब x, और स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास sin x इंटू कॉस एक्स। 10 बनाने के लिए cos से कर दिया हमने डिवाइड, तो हमें cos से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, cos से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, cos से cos कट गया, क्वेश्चन फिर वही है। तो cos इंटू कॉस बन गया cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट हो गया cos x, और cos x cos क्यूब से मल्टीप्लाई होकर के बन गया cos is to power 4। क्या बन गया, cos is to power 4, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 अपॉन cos is to power 4x, रूट के अंदर हमारा है 10x dx एज इट इज, ठीक है ना। और जो 1 अपॉन cos is to power 4 है, ये न्यूमरेटर में चला गया, बन गया सीकेंट इज टू पावर 4x और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। अब देखो हमने क्वेश्चन को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए, अब तो मुझे लगता है सबको आ गया होगा। 10x को पुट कर दो टी स्क्वायर, क्या पुट कर दो 10x को, और जब भी बच्चों रूट में सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो ज्यादातर टी स्क्वायर बेटर ऑप्शन रहता है, सॉल्यूशन इजी रहता है, टी भी पुट कर सकते हो। 10 का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और टी स्क्वायर का हो गया 2t dt, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2t अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स dt। अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर,
1/2 एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर से 2 सीकेंड कैंसिल आउट हो गए, बट बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहां पर आ गया हमारे पास √t², 2 इंटू टी डी टी, देख लिया 2 इंटू टी कितना हो गया dt। 2 बाहर आएगा, इस हाफ को कट कर देगा, और √t² से t बाहर आएगा और ये t हटा देगा, तो बचा फाइनली हमारे पास क्या, सीकेंड स्क्वायर एक्स dt। लेकिन हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, गलती से कहीं से 10x मत लिख देना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये x अब t में ना बदल जाए, क्योंकि dt वेरिएबल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को चेंज करो, चेंज किस में करना है, तो सीधा जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की है वहां ध्यान दो, किस फॉर्म में है t² 10x की फॉर्म में है। अगर 10x पता हो तो t² कर सकते हो। अब जरा सीकेंड की तरफ ध्यान दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 + 10² x लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स को, ठीक है ना। 1 + 10² x लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स को। अब आपका 10 कितना है t², तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे 1 + 10² x की जगह हमारे पास हो गया t⁴, है ना, t⁴ dt। अच्छा एक चीज और बच्चों, ठीक है ना, लिमिट यहां मैंने नहीं लिखी है, सॉरी, लिमिट लिख देते हैं, 0 से π/4, ये भी अभी हमें समझना है, 0 to π/4, ठीक है ना, करेक्ट है यहां तक, ठीक। और लिमिट हो गई हमारे पास। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है इस बात पर कि आपने क्या किया, आपने की थी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करके आपने सब कुछ चेंज कर दिया। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम लिमिट को भी चेंज करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो लिमिट को भी आपको चेंज करना है। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, जरा ध्यान दो, जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन की है, ये वाली वैल्यू जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन की है, इस पे ध्यान दो। यहां से अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है तो आप लोअर लिमिट इसमें डालेंगे। 10 0 कितना हुआ, 10 0 हो गया 0, 10 0 कितना हुआ 0, और 0 = t², तो t क्या हुआ, √0, 0 का रूट कितना हो गया 0, तो लोअर लिमिट से आपको लोअर लिमिट मिलती है। अब अपर लिमिट डालो, π/4, 10 π/4 कितना हुआ 1, और t² 1 के बराबर है, तो t कितना हो गया √1, √1 इज 1, तो ये आपके पास आ गया 0 to 1, लिमिट क्या हो गई 0 to 1। क्लियर हुआ। क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन तो बदलता ही बदलता है, और हमें इंटीग्रेटिंग लिमिट भी चेंज करनी होती है, ठीक है ना। अब 0 to 1 इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, t⁴ का हो गया t5/5, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट, यानी वैल्यू एट अपर लिमिट 1, 1 की पावर 5 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 + 0 to the power 5 0, 0/something 0, लोअर लिमिट पूरी 0 हो गई, 5 1 जा 5, 5 + 1 6/5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x + cos x होल स्क्वायर, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखो cos 2x आ रहा है हमारे पास, और यहां पर नीचे एंगल क्या है x है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब सिंप्लीफाई होते हैं, जब दोनों के एंगल सेम हो। तो क्या करना है मुझे, cos 2x को मुझे चेंज करना है, ठीक है ना। तो आई बी द गिवन इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं cos 2a = cos square a - sin square a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos square x - sin square x और होल अपॉन sin x + cos x होल स्क्वायर dx। a² - b² का फॉर्मूला डाल दो, जो कि है cos x - sin x, और यहां आ गया cos x + sin x।
डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, एक ही बात है। दिस वैल्यू एंड दैट सिंगल वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स और होल अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब सीधा दिख रहा है भाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को पुट कर दूं, पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है cos x dx एंड dt। देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो वैल्यू अब हमारे पास आ गई, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग मॉड टी प्लस सी। लॉग टी की जगह हमारे पास आ गया cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर, ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए बच्चों, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 टू पाई बाई 2 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में 0 टू a नजर आता है, 0 टू a, तो यहां मतलब 0 टू पाई बाई 2 आ रहा है, यानी 0 टू a, तो प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझो। जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये यहां पर प्रॉपर्टी होती है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है वैसे तो फिर सिंपल समझ जाओ ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कट करने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर्टी गलत लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसके आगे से भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी उसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी 100% कैसे काम करती है कि भाई पक्का सही प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं, तो हमेशा बच्चों आप ध्यान दो डिनोमिनेटर पर। अगर आप 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो a क्या है, पाई बाई 2 पुट करो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो गया cos x, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। क्या डिनोमिनेटर कुछ चेंज हुआ? अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, या जो चेंज हुआ थोड़ा बहुत उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे फिर से डिनोमिनेटर मिल जाएगा, मतलब मैं डिनोमिनेटर बना सकता हूं एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके, या कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 99.9% है कि यही प्रॉपर्टी और आप सही लगा रहे हो। समझ गए? तो चलो अब मुझे तो हिंट मिल गया कि भाई प्रॉपर्टी सही लगेगी। चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन है उसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, और अब इसे प्रॉपर्टी, अब इसमें लगा दो प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2। प्रॉपर्टी लगाई बेटा a माइनस एक्स, ए हमारा पाई बाई 2 है तो आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। 5 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? देखिए क्या क्या चेंजेस आए। ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया हमारे पास 3, सॉरी एक मिनट, मैंने यहां नंबर्स नहीं डाले, सॉरी एक मिनट। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हमारे पास आ गया 5 कॉस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन गया, साइन एक्स बन गया, 3 साइन एक्स आ गया, और होल अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। तो अब इसे आप कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बच्चों प्लस कर देते हैं। अब फर्स्ट प्लस सेकंड, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हुआ, आई और आई ऐड होकर के क्या बन गया, 2i बन गया। आई और आई ऐड होकर के क्या बन गया, 2i बन गया। इज इक्वल टू, दोनों में लिमिट सेम है, 0 से π/2 कॉमन रख सकते हैं, मतलब एक में ही लिख सकते हैं इसे, एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट कर दो 0 to π/2। अब देखो मैं ऐड करने चल रहा हूं, 5 sin x प्लस 5 cos x, दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह गया sin x प्लस cos x प्लस, नेक्स्ट आ जाओ 3 cos x प्लस 3 sin x, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया हमारे पास sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, ठीक है ना, dx। इन दोनों को चाहो तो लाइक टर्म है, ऐड करके 8 लिख सकते हो, और चाहो तो sin x प्लस cos x कॉमन दिखा करके फिर 8 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा 0 to π/2, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 5 sin x है और वहां पर 3 sin x है, 8 sin x हो गया, 3 cos x है, 5 cos x है, 8 cos x हो गया, 8 कॉमन लेकर के भी कट कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन जो भी उस वक्त दिमाग में चलती है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 8 sin x प्लस cos x और होल अपॉन sin x प्लस cos x dx, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास 8 बाहर आ गया, ये हो गया 2i, 8 कांस्टेंट है बाहर किया, 0 to π/2 और ये आ गया 1 dx, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू 2 गया डिनोमिनेटर में, 4 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो गया, लिमिट हो गई 0 to π/2, लिमिट हो गई 0 to π/2, ठीक है ना। i इज इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू एट अपर लिमिट यानी π/2 माइनस 0 लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 2π, i की वैल्यू कितनी आ गई 2π। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अब 3 फैक्टर नीचे हमें दिख गए हैं, x माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अगर फैक्टर आपको दिख जाए तो समझ जाओ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको यह देखना है कि जो नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर की डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी है 1 है, और डिनोमिनेटर के अगर सारे ब्रैकेट आप ओपन करो तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी 3, यानी डिग्री होगी 3। तो पहली चेकिंग हो गई कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है ना, प्रॉपर रैशनल हो गया। प्रॉपर रैशनल के बाद अब आपको पार्शियल लगानी है। अब पार्शियल में आपको डिनोमिनेटर को देखना होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को पहचानना है। तो फैक्टर्स कैसे होते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है ना। लीनियर आप सभी जानते हो, क्वाड्रेटिक आप सभी जानते हो, 1 by 1 जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। देखो अब x माइनस 1 की पावर कितनी है 1, इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। x प्लस अगर पावर 2 हो जाती तो वो कहलाता रिपीटेड लीनियर फैक्टर, पावर 3 हो जाती मतलब एक से ऊपर पावर है तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर। x प्लस 2 पावर 1 नॉन रिपीटेड, x माइनस 3 पावर 1 नॉन रिपीटेड। जब फैक्टर्स नॉन रिपीटेड होते हैं तो ऐसे केस में फ्रैक्शन ब्रेक करने का मेथड
क्या होता है उसको समझो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है उसे लेट करते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन x माइनस 3। ये हमारा हो गया रिजल्ट नंबर 1, ठीक है ना। समझ गए, शॉर्टकट नहीं करना है, कैसे पेपर में करना है उसको समझना है आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, या कोई कहता है कि भाई एलसीएम ले लेते हैं फिर कट कर देते हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बेटर है कि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब x a अपॉन एक्स माइनस 1 से सारा मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 1 कट गया, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। अब हमें इक्वेशंस बनानी है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो या धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स ओपन करने हैं, a इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा x माइनस 6, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने, देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं लूं तो देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स स्क्वायर, c इंटू एक्स स्क्वायर, सभी में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो a प्लस बी प्लस सी, क्या बना, a प्लस बी प्लस सी राइट पर। तो लेफ्ट पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है नहीं यहां पे, तो 0 है, तो इट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन लो, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करो, माइनस ए माइनस 4b प्लस सी, तो और एक्स सब में से कॉमन, तो दूसरी इक्वेशन बनी माइनस ए माइनस 4b और प्लस सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट पे कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद अब कांस्टेंट कंपेयर करो, माइनस 6a प्लस 3b माइनस 2c, कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना है, -1, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, ध्यान दो, इसको लिखना जरूर है पेपर में, लेकिन इसके सॉल्यूशन से नहीं करना, करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा। अब सीखते हैं शॉर्टकट, ठीक है ना, और पेपर में कैसे उसे लिखना है। अब आपको करना है रफ वर्क, क्या करना है, रफ वर्क। ठीक है, इसे शो नहीं करना पेपर में। अब रफ वर्क में क्या करोगे आप, पहला वो पकड़ो x माइनस 1, पहला फैक्टर, एक को मैं प्रॉपर करके दिखाता हूं, x माइनस 1 को रखो 0, x कितना आ गया बच्चों 1। जब x 1 आ गया तो जो हमारी ये इक्वेशन बनी है इसके अंदर अगर x माइनस 1 को 0 ले रहे हो तो ये पूरा 0 हो गया, x माइनस 1 है इसके अंदर, ये 0 हो गया, x माइनस 1 है, यहां वैल्यू आपको डालनी है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो लेफ्ट पे हमारे पास कितना आ गया 1 इज इक्वल टू, राइट पे देखो कितना हुआ हमारे पास, ये सब तो 0 हो गया, 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, है ना, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, तो ये आ गया आपका -6a, यानी a आ गया -1/6, a कितना आ गया -1/6। अब दूसरा फैक्टर x प्लस 2 को 0 लो, x प्लस 2 को हमने क्या लिया, 0 लिया, तो x आ गया -2। अब कौन कौन से 0 हो गए, a 0 हो गया, c 0 हो गया, अब आ जाओ b में रख दो वैल्यू, -2 -1 -3 और -5 कितना हो गया,
-15 सॉरी +15 बी क्या था हमारे पास, -3 -5 +15 और यहां आ जाओ -4 और -1 आ गया -5। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3। ठीक है ना। अब चाहो तो इक्वेशन भी यूज कर सकते। इक्वेशन इसलिए होता है कि हमेशा ये चीज काम नहीं करती है, एक वैल्यू निकल जाए और मान लो बाकी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर इक्वेशन का यूज करोगे। कम से कम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन इजी होती है ना सॉल्व करना। ठीक है ना। ये आ गया b। अब नेक्स्ट आ जाओ, x-3 को 0 डालो। x-3 को 0 डाला। बाकी के क्वेश्चंस में अब याद रखना आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना है। तो x कितना आ गया 3। x अगर 3 आ गया तो a 0 हो गया, b वाला 0 हो गया। c पर आओ, यहां 3 डालो। 6 - 1 कितना हुआ 5। 6 - 1 कितना हुआ 5। और राइट पर आ जाओ, 3 - 1 2 और 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5। 5 2 = 10, यानी ये हमारे पास आ गया 10c। c आ गया 1/2। तो देखो c मिल गया, b मिल गया और हमें a मिल गया। ठीक है। अब हमें एग्जाम में क्या करना है, रफली ये हो गया। एग्जाम में हमें बस ये लिखना है, बाय सॉल्विंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और सॉल्व हमने किया था सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया, हमने वो शॉर्टकट मेथड लगाया और बस ये लाइन लिखनी है आपको। ठीक है। बाय सॉल्विंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, a इज इक्वल टू -1/6, b इज इक्वल टू -1/3 एंड c इज इक्वल टू 1/2। अब ये सारी वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। देखो कितनी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी। जो कुछ मेहनत है बच्चों, वो सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इस पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने में है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट की बात करें तो हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी वो बनी 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 एंड x - 3। ठीक है ना। ये फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गई। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, -1/6, 1/x - 1। b की वैल्यू कितनी है, -1/3, 1/x + 2। c की वैल्यू कितनी है, +1/2 और आ गया हमारे पास 1/2 और ये है 1/x - 3। थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों। क्लियर है यहां तक। तो ये अगर राइट की फ्रैक्शन पूरी सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट वाली फ्रैक्शन मिलेगी। तो अब हम समझ गए कि अब हमें क्या करना है। अगर ये फ्रैक्शंस बराबर हैं तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3। ठीक है ना। अब आप देखो तो सारे के सारे राइट पे क्या हैं, लीनियर है। लीनियर है ना, करेक्ट। तो जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है वही 1/x - 1 का होगा, x + 2 का होगा, x - 3 का होगा। ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ x का, क्योंकि x को कौन रिप्लेस कर रहा है, लीनियर रिप्लेस कर रहा है। तो यहां सब जगह कोफिशिएंट ऑफ x 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया -1/6 log mod x - 1, -1/3 log mod x + 2 और +1/2 log mod x - 3 + c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x सारे 1 थे तो वो लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहे हैं 0 to 5, यहां पर बेटा ब्रैकेट आएगा, 0 to 5 mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 5 dx। ठीक है ना। तो इसमें सेपरेट करके मत करो कि जैसे 0 to 5 mod x - 1 को अलग, 0 to 5 mod x - 2 को अलग, 0 to 5 mod x - 5 को अलग। इस तरीके से इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। करने को कर सकते हो, लेकिन यहां पर प्रॉपर मेथड देखो क्या करना है आपको। ठीक है। वो थोड़ा सा जो स्टेप्स वो ज़्यादा ले जाएगा।
आपको क्या करना है कि एक नंबर लाइन बनानी है और फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है ना। देखते हैं कि इस रेंज में क्या क्या फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं जब भी ऐसे मॉडुलस वाले क्वेश्चन आए। तो अब क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से है, ये स्टार्ट है ये 0 से, स्टार्ट कहाँ से है 0 से, एंड कहाँ पर है ये 5 पर है। अब हमें क्या करना है, मिडल वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे बच्चों x माइनस 1 है, मिडल वैल्यू निकालने का तरीका x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो तो x आ गया 1, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, x आ गया 2, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखो, x कितना आ गया 5। तो हमारे पास दो मिडल वैल्यूज आ गई 0 और 5 के बीच में, 1 और 2। इन्हें आप प्लॉट कर दो, ये 1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 0 से 1, 0 से 1 ये रफ वर्क है, सारा समझने के लिए है, कोई इतनी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देनी होती है। 0 से 1, 0 से 1 सपोज हाफ है, इसमें हाफ रखो, विदाउट मॉड सोचो, हाफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ, हाफ माइनस 2 ये भी नेगेटिव आएगा, और हाफ माइनस 5 ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैं मॉडुलस ओपन करने के बाद साइन पता लगाने के लिए करता हूं, ठीक है ना। तो अब मुझे साइन पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में जो ये x माइनस 1 है, इसका साइन होगा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1, इसका साइन होगा माइनस एक्स माइनस 2, और इसका साइन होगा माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है ना। ये इसका साइन हुआ, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फंक्शन बनता है। माइनस एक्स क्या बना, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2 एंड माइनस एक्स प्लस 5। तो एक माइनस एक्स, सॉरी कैंसिल तो कोई नहीं हो रहा इसमें, ये हमारे पास बन गया माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, यानी माइनस 3x, 5 2 7 और 1 8, माइनस 3x प्लस 8 इस रेंज में फंक्शन आया। किस किस में, माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स माइनस 5। क्यों ये सारे नेगेटिव हुए, 0 से 1 के बीच में मॉड ओपन होंगे तो ये सब क्या देंगे, हमें नेगेटिव देंगे, ठीक है ना। इस तरह से फंक्शन ब्रेक कर लेना है। अब दूसरा लो, दूसरा हम ले रहे हैं 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो हमारा फंक्शन क्या बना, x माइनस 1 पॉजिटिव, माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस एक्स माइनस 5। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 5। तो देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स 0 हो गया, 5 2 7 माइनस 1 ये आ गया आपका 6 माइनस एक्स, इस केस में फंक्शन बन करके आया, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, 2 से 5 के बीच में आ जाओ। 2 से 5 के बीच में देखो तो मान लो 2.5 3 रखना चाहें तो पहला भी पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 पॉजिटिव प्लस x माइनस 2 पॉजिटिव, लेकिन x माइनस 5 होगा नेगेटिव, x माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस x माइनस 5 हो गया। सॉल्व करूं तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 5, ये बन गया बच्चों, प्लस x और माइनस x तो कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया हमारे पास x और 5, ये 3 हो गया कितना, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 ये हो गया हमारे पास माइनस 3 और 5, तो यानी आ गया x प्लस 2, कितना आ गया हमारे पास x प्लस 2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, ठीक है ना। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 5, प्लस एक्स माइनस एक्स 0 और एक प्लस एक्स बचा हुआ है, 5 माइनस 3 आ गया प्लस 2, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब फंक्शन को कर लो डिफाइंड, ठीक है ना, फंक्शन को कर लो डिफाइंड। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन i से डिनोट कर दिया। फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, फंक्शन है हमारे पास मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, तो हमारे पास
फंक्शन यूज होना चाहिए, या सिंपल इंटीग्रेशन को शो कर सकते हो, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, आई को डिफाइन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई इज इक्वल टू बन गया हमारे पास, जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो है -2 पहला फंक्शन बन रहा है 6, सॉरी, पहला फंक्शन बन रहा है -3x + 8, -3x + 8। तो क्या रेंज रहेगी? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन इक्वल टू 1। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन इक्वल टू 1। तो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि भाई फंक्शन को कैसे रखना है इसमें, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन के लिए डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन हमारे पास है mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 5, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको रखनी है कि भाई कौन सी लिमिट आप यूज करोगे उसमें। जैसे हम ले लें भाई, पहला तो आ रहा है अपना -3x + 8, ये किस लिमिट में यूज करोगे आप? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा है हमारे पास, दूसरा फंक्शन हमें 1 से 2 मिला है 6 - x, ये रखोगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। तीसरा आप रखेंगे x + 2, ये कब यूज करेंगे आप? व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। इस तरीके से आप फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है। अब करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो आई इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 से 1, हमारा फंक्शन हो गया -3x + 8 dx। फिर +1 to 2 फंक्शन हो गया 6 - x dx। अगेन 2 to 5 फंक्शन हो गया x + 2 dx। क्या फंक्शन हो गया? x + 2 dx। अब इन सब की कर दो इंटीग्रेशन। तो ये बन गया -3x² / 2 प्लस 8x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस 6x - x² / 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2 प्लस x² / 2 प्लस 2x लिमिट फ्रॉम 2 to 5, ठीक है ना। अब सारी लिमिट रख दो। अपर लिमिट यानी ये बन गया -3/2 और +8, माइनस लोअर लिमिट सारे 0 हो गए, प्लस अपर लिमिट 12 - 4/2, 4/2 का मतलब हो गया 2, माइनस लोअर लिमिट 6 - 1/2, क्लियर है। प्लस वैल्यू एट अपर लिमिट यानी 25/2 प्लस 10, माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट 4/2 यानी 2 हो गया, और प्लस 2 to the 4 हो गया, ठीक है ना। ये हमने वैल्यूज ले ली। करते हैं सॉल्व इसे। 8 to the 16 - 3 कितना आ गया? 13/2। 12 - 2 हमारे पास हो गया 10, और 6 to the 12 - 1 आ गया -11/2, करेक्ट है। प्लस 25/2 एज इट इज रखो, 25/2 और 4 और 2 और प्लस 10 -6 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। अब 13/2, 25/2 और 11/2 को साथ कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 13 - 11। 13 - 11 कितना हो गया? 2, 2/2 यानी आंसर हो गया 1, ठीक है। या सीधे कर लेते हैं, 13 - 11 2 हो गया, और 25 ये बन गया हमारा 27/2। कितना बन गया?
27/2, ठीक है। और 10 और ये कितना हो गया हमारे पास, 10 और 2 20, 20 आउट ऑफ 6, 20 में से 6 चला गया, हमारा आ गया 14, 20 में से 6 चला गया, कितना आ गया 14। एलसीएम 2 ले लेते हैं, और एलसीएम 2 लेकर के अगर मैं सॉल्व करूं तो आ गया 27 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 27 और 28 हो गया हमारा 55 और होल अपॉन 2, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है बस इसमें कैलकुलेशन में जो गलती के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है, रीचेक भी कर लेना चाहिए। क्लियर है, देख लो बच्चों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी कई सालों में आते हैं, ठीक है ना, तो 2025 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस एक्स। जैसे ही आपने इनवर्स फंक्शन देखा और अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो ये समझ जाओ कि सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी, और सब्स्टिट्यूशन ऐसी करनी है कि ये साइन इनवर्स खत्म हो जाए, यानी अंदर साइन थीटा बन जाए, ठीक है ना। तो ये तो जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आएगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx किसके बराबर हो गया, dx हमारा हो गया 2a टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हुआ, फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव हुआ, कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, अब ये सारी वैल्यूज लाओ क्वेश्चन में पुट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह आपके पास आ गया a टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और dx की जगह आपके पास आ गया 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सारी वैल्यूज ठीक है, dx को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया। अब जरा सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर देखो तो a कॉमन आ जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल रूट, और इसी तरीके से 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 2a टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करें कि भाई टेन 2a को तो बाहर ले लेते हैं, पहले भी ले सकते थे, 2a को बाहर रख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो टेन स्क्वायर थीटा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, ये रूट से बाहर आ गए, बाहर आया टेन थीटा, इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट हटा देते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो ये अपॉन सेक थीटा था वो बन गया आपका कॉस थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाई विद सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट गया,
अंदर रह गया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन कंपेयर होकर के बच गए थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या होता है कि कई जगह मेथड देखोगे तो ये तीन है हमारे पास। अब तीन में प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। तो क्या करते हैं, थीटा को फर्स्ट और इन दोनों को सेकंड मान लेते हैं। लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि मुझे टेन थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को इजी बना देगा। देखो अब हम क्या करेंगे, पुट टेन थीटा इज इक्वल टू जेड। टेन थीटा को जेड पुट कर दिया, तो टेन थीटा हमारा क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है ना, तो हमेशा नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी तो रखनी चाहिए ना अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी जेड हो गया, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो रिजल्ट बन करके आया 2a एज इट इज, थीटा एज इट इज, और टेन थीटा को मैंने z पुट किया था, बाकी सब कैंसिल आउट dz। लेकिन मैं इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक ये थीटा रहे। अगर बेटा टेन थीटा z है तो थीटा क्या है, थीटा है टेन इनवर्स z। थीटा कितना है, टेन इनवर्स z है। अब इसे भी रिप्लेस कर दो, तो हमारी इंटीग्रेशन बन गई 2a z इंटू टेन इनवर्स z dz, z इंटू टेन इनवर्स z dz। अब देखो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक है, तो अब प्रॉपर आईलेट आपको समझ में आएगा। तो आईलेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड हो गया एल्जेब्रा। ठीक है ना, अब यहां लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहां लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2a हमारा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टेन इनवर्स z, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो z का इंटीग्रेशन हो गया z स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी टेन इनवर्स z का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 प्लस z स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ z क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर बाई 2 dz। ठीक है ना, और फिर इनकी हमें दोबारा इंटीग्रेशन करनी पड़ी। आप प्रॉपर स्टेप को लिख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी टेन इनवर्स z, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी z स्क्वायर का z स्क्वायर बाई 2 dz। क्लियर है यहां तक। अब देखो, हाफ पूरे में से कॉमन आ रहा है, इस 2 को कट कर रहा है, ये काम कर दो फटाफट। ठीक है ना, इस काम को करके हम खत्म करते हैं कि भाई 2 कैंसिल आउट करो। अब क्या बचा हमारे पास, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अब हमारे पास आ गया a मल्टीप्लाई विद, ध्यान देना, a मल्टीप्लाई विद z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z। ठीक है ना, ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz। ठीक है ना, क्या बचा, ए कैंसिल आउट, z स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स z माइनस z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, इस पे ध्यान दो। तो a हमारा एज इट इज, ये हो गया z स्क्वायर टेन इनवर्स z माइनस, इसमें क्या करो आप, 1 कर दो ऐड और 1 कर दो सब्ट्रैक्ट, और नीचे आ गया z स्क्वायर प्लस 1 dz। ठीक है ना, z स्क्वायर प्लस 1 dz। अब बच्चों a एज इट इज, z स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स z एज इट इज, एलसीएम सेपरेट करोगे तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब चलते हैं इंटीग्रेशन पर। a एज इट इज,
जेड स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स जेड माइनस 1 का इंटीग्रेशन जेड हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड चल रहा है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन जेड, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया आपका टेन इनवर्स जेड प्लस सी। यहां तक आप क्वेश्चन को ले आए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को चेंज करने की बारी है, कहां तक पहुंचाना है, एक्स तक पहुंचाना है। इस पर अब ध्यान दो सारे कि भाई ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू a इंटू, अब जरा जेड स्क्वायर पर ध्यान दो, z कितना है, टेन थीटा है, तो इसको लिखो जी टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा स्पेस मैनेज करना पड़ेगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन इनवर्स z किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, लिख दो इंटू थीटा, माइनस z की जगह आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा, प्लस टेन इनवर्स z की जगह क्या लिखेंगे आप, थीटा लिखेंगे, और प्लस सी। ये तो रही बात थीटा की। अब थीटा के बाद अब आ जाओ यहां पर, थीटा को तो एक्स में भी बदलना है। अगर एक्स ए टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक्स अपॉन ए हो गया, ठीक है ना। और टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। अब आप वहां चेंज करना शुरू करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए, ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए। थीटा की वैल्यू की बात करें तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास हो गया टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, माइनस टेन थीटा हमारे पास कितना है, रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, टेन थीटा है रूट एक्स अपॉन ए, प्लस रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्लस थीटा, प्लस थीटा, थीटा हमारा बन गया टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये कितना दिखा रहा है, रूट एक्स अपॉन ए, यहां थोड़ा मैंने स्क्वायर रूट ऊपर ही लगा दिया है, एक मिनट, टेन माइनस टेन थीटा है हमारा रूट एक्स अपॉन ए, कितना है, रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए जरा और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ए को ओपन कर सकते हैं, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां रूट ए एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा फाइनल आंसर आपको यहां शो कर देता हूं, ये जरा ध्यान से देख लो, इसका फाइनल आंसर आई क्या बनने वाला है, और इसको प्रॉपर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, एक बार खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट खोल रहा हूं, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास x इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और यहां रूट एक्स अपॉन रूट ए से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए को क्या लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट ए, यानी ये बन गया हमारा प्लस, एक चीज है, टेन थीटा था ना हमारा, टेन थीटा रूट एक्स अपॉन ए, यानी ये साइन होना चाहिए था हमारा माइनस का, वहां मैंने प्लस लिख दिया है, एक मिनट, ये साइन होना था हमारा माइनस का, माइनस टेन थीटा है, ये होना चाहिए माइनस रूट एक्स अपॉन ए, देन प्लस टेन इनवर्स, ठीक है ना। तो अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया a इंटू रूट ए मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट ए एक्स बन गया, ये क्या बन गया, ये रूट ए एक्स बन गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्लस टेन थीटा, तो यहाँ ये प्लस है, प्लस थीटा है, तो प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ गया प्लस ए इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी,
ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए कॉमन लेकर के x प्लस ए साथ रख सकते हो, बाकी ये एज इट इज। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 0 to π/4 √1 प्लस साइन 2x। ठीक है ना, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x अगर स्क्वायर रूट में दिख जाए तो समझ जाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 0 to π/4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x का मतलब हो गया 2 साइन x कॉस x। तो यहां से हमें पता चल जाता है a और b क्या है। a क्या है? साइन x, और b क्या है? कॉस x है। ठीक है ना, तो मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x dx। अब फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर dx। साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर dx। क्लियर है? तो 0 से π/4 अंदर स्क्वायर है और उस पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हट गया बेटा, ये आ गया हमारे पास साइन x प्लस कॉस x dx। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है ना, अब हम लगाते हैं अपर लिमिट माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 प्लस साइन ऑफ 0। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो तो कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2 कॉस 0 1 माइनस और माइनस प्लस 1 साइन 0 0 यानी माइनस 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 मार्कर क्वेश्चन होगा। यस, 2 मार्कर क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है 1/x रूट x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो क्या कोई सब्स्टिट्यूशन काम कर रही है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो ज़्यादातर फॉर्म है कि क्या बन सकती है फॉर्म? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक। तो जो भी है डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए? रूट। तो सबसे पहला काम क्या है कि न्यूमरेटर से रूट को हटाओ, फिर बाकी देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होगा। 1/x एज इट इज, तो हमने क्या किया अंदर? x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। x प्लस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया x प्लस ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट हट गया 1/x, इधर आ गया x प्लस ए, और डिनोमिनेटर में आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज नजर आ रही, जितना इंटीग्रेट हो सके उसको आप अप्लाई करते रहो। देखो, अगर मैं एलसीएम को सेपरेट कर लूं तो ये x और ये x कट जाएगा। ठीक है ना, और 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, जिसका कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। ठीक है ना, चलो इसको करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया? एलसीएम को सेपरेट किया, x प्लस ए अपॉन आ गया x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, प्लस a को बच्चों बाहर रख लेते हैं, अंदर आ गया 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्लियर है? एक गलती की है यहाँ पर, हमने x अपॉन होना चाहिए, x प्लस ए नहीं, x से मैंने सेपरेट कर लिया। हमने जब सेपरेट किया है तो ये है x अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है ना, dx। अब यहाँ x और x कट जाएगा और ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसे ले लेते हैं हम I1, तो हमारा I1 आ गया, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, यानी c1। यही होता है इसका इंटीग्रेशन, log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। अब I2 लेते हैं भाई। I2 में क्या करना है? I2 हमारे पास आ गया a इंटू 1/x इंटू √x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब रूट के अंदर मुझे दिख रहा है x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आपको याद हो कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी कि अगर रूट के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर है तो x को मुझे सीकेंट थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। रूट खत्म हो जाएगा। 1 प्लस x² हो तो x को टेन थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? उस सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट खत्म। या कॉट स्क्वायर थीटा पुट करना चाहिए। यहां पर सीकेंट और कॉसेक पुट कर सकते हैं। क्लियर है? और 1 माइनस x² हो तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब मैं यहां पर पुट करता हूं। a है तो a को साथ में लेके चलना होगा हमें। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। तो बन गया dx इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा का क्या होता है? सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ये इसका डेरिवेटिव होता है, टेन थीटा डी थीटा। सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यूज हम यहां ला करके पुट करते हैं अपने इंटीग्रेशन में। तो हमारा I2 चेंज हो गया a इंटू 1/x की जगह हमारे पास आ गया a सीकेंट थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा a सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लियर हुई बात? और सॉल्व करते हैं इसको। तो a जो है वो बाहर आ गया, एक a ऑलरेडी हमारे पास था, एक a हमें और मिला। a इंटू ए अभी कैंसिल आउट भी हो जाएगा, देखते हैं। a इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, a तो यहीं कट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये a और ये a यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट आ गया a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास सीकेंट थीटा ऑलरेडी है, अभी कट करते हैं इसको भी। और ए स्क्वायर बच्चों बाहर ले लो, ए स्क्वायर अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा एज इट इज। ठीक है ना, यहां तक करेक्ट है? सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा हटाओ, रूट से a बाहर आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो गया? थीटा प्लस c2। अब थीटा को चेंज करो, थीटा को किस में चेंज करना है मुझे? तो ये a आ गया नीचे और सीकेंट हो गया शिफ्ट। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। a नीचे गया, फिर सीकेंट शिफ्ट हुआ। क्लियर हुआ? तो यानी इंटीग्रेशन हमारी हो गई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या हुआ? I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? I1 है हमारे पास log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, प्लस I2 हमारे पास है सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, सीकेंट इनवर्स x अपॉन a। क्या आ रहा है हमारे पास? प्लस सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए।
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।